वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि ये दुनिया और इसके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आखिर काम कैसे करते हैं। क्योंकि सोशल साइंस कोई बोरिंग टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो रियल लाइफ मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की एक प्रॉपर डिटेक्टिव स्टोरी है। मैं तो इसको ऐसे ही देखती हूँ। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि सोशल साइंस शायद सिर्फ पुराने फैक्ट्स को मेमोराइज करने का नाम है, लेकिन रियलिटी में ये किसी भी मैजिक या मिस्ट्री से कम नहीं है। ट्रू, ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक और लॉजिकल फ्रेमवर्क है ना? है ना? बिल्कुल। और हम इस फ्रेमवर्क का यूज करके उन हिडन पैटर्न्स को अनकवर कर सकते हैं जो किसी भी सोसाइटी के बेसिक स्ट्रक्चर्स को शेप करते हैं। तो चलिए एक बेसिक फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस आखिर है क्या? क्योंकि इंसान कभी भी किसी अकेले आइलैंड पर आइसोलेट होकर तो रह नहीं सकता। हाँ, हम कोई अकेले तो नहीं रहते। वही तो, ह्यूमन लाइफ फंडामेंटली शेयर्ड अरेंजमेंट्स पर बेस्ड है। हम फैमिलीज में पैदा होते हैं और वहां से निकलकर एक बहुत बड़ी सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं। सोसाइटी जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। राइट। उस सोसाइटी में हम पब्लिक स्पेसेस शेयर करते हैं, रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं और अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। इस सिस्टम का सबसे बेसिक रूल यही है कि एक इंसान का एक्शन यहाँ एवरीवन को डीपली अफेक्ट करता है। और ये समझना जरूरी है कि जब हम इन इंटरैक्शंस की स्टडी करते हैं ना, तो हम सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे होते। मतलब फैक्ट्स पे बात होती है। एग्जैक्टली, बियॉन्ड पर्सनल ओपिनियंस देखना बहुत क्रूशियल है। सोशल साइंस किसी एक इंडिविजुअल की पर्सनल ओपिनियन या बायसेस पर नहीं चलती। ये एक सॉलिड एविडेंस बेस्ड स्टडी है। स्कॉलर्स ने इसको बहुत एक्यूरेटली डिफाइन किया, राइट? हाँ, जैसे चार्ल्स बेयर का मानना था कि ये स्टडी ऑफ ह्यूमन अफेयर्स है। दूसरी तरफ जेम्स हाई ने हाईलाइट किया कि ये फील्ड सोशल रिलेशंस प्रोड्यूस करता है। तो एसेंशियली ये कोई वीक अजम्पशंस नहीं है, ये हार्ड फैक्ट्स पर बेस्ड एक्सप्लेनेशंस हैं। सही पकड़ा। लेकिन थोड़ा रुकते हैं। ये ह्यूमन अफेयर्स और सोशल रिलेशंस थोड़े हेवी टेक्निकल टर्म्स लग रहे हैं। इसको एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, एक नॉर्मल स्कूल का प्लेग्राउंड। अरे वाह, ये बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ हमारा पिलर 1 आता है, जिसको कहते हैं पीपल एंड रिलेशनशिप्स। उस प्लेग्राउंड में बच्चे आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, रूल्स कौन डिसाइड करता है। वही तो सोसाइटी का माइक्रो वर्जन है। एग्जैक्टली। एक बड़ी कम्युनिटी में भी यही होता है। लोगों के अपने कस्टम्स होते हैं, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं और सब मिलकर फेस्टिवल्स मनाते हैं ताकि वो सोशल बॉन्ड्स स्ट्रांग हो सकें। प्लेग्राउंड का एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन सोसाइटी सिर्फ एक प्लेग्राउंड तक सीमित नहीं रह सकती ना। जब सोसाइटी बड़ी होती है तो हमारा पिलर 2 सामने आता है, जो कि है सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। हाँ, ये वो मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरे देश को स्मूथली चलाने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट और मार्केट शामिल हैं। ओह, तो इनका काम पूरी सोसाइटी को मैनेज करना है। बिल्कुल। ये इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करते हैं कि स्कूल्स या हॉस्पिटल्स जैसी सर्विसेज पब्लिक तक कैसे पहुंचेगी और देश में इलेक्शंस कैसे एफिशिएंटली कंडक्ट होंगे। पर वेट, एक सेकेंड। मुझे हमेशा लगता था कि गवर्नमेंट और मार्केट्स आम लोगों को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। एक स्टूडेंट को ये इंस्टीट्यूशंस क्यों समझने चाहिए? यहीं तो ट्विस्ट है। यहां आता है सर्चिंग फॉर कॉजेज का कॉन्सेप्ट। हम डिटेक्टिव बनकर हिडन कॉजेज और उनके कॉन्सिक्वेंसेस ढूंढते हैं। अच्छा, जैसे सोचिए, स्कूलिंग कुछ बच्चों के लिए इतनी मुश्किल क्यों है? क्या सभी फैमिलीज एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और स्कूल यूनिफॉर्म्स अफोर्ड कर सकती हैं? या क्या पास्ट के पुरानी डिस्क्रिमिनेशंस आज भी कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज से दूर रख रहे हैं? ये सब सवाल पूछना जरूरी है। आई सी। तो इंस्टीट्यूशंस इन्हीं स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को समझने और ठीक करने के टूल्स हैं। एग्जैक्टली। और इन इनइक्वालिटीज को ठीक करना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारी सोसाइटी फिक्स्ड या रुकी हुई नहीं है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। हम चेंज ला सकते हैं, मतलब? हाँ, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि ह्यूमंस ने ही ये सारी ट्रेडिशंस बनाई हैं और इसलिए ह्यूमंस ही वक्त के साथ उन्हें इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो इस पूरे एजुकेशन सिस्टम और सोशल साइंसेस को स्टडी करने का अल्टीमेट गोल ही यही है कि एक हाईली एम्पैथेटिक सिटीजन तैयार किया जाए। एक ऐसा सिटीजन जो अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को देखे और प्रैक्टिकली उन्हें सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखे। वाओ। ओके, तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी और उसके हिडन पैटर्न्स को कंप्लीटली डिकोड करने के लिए हमारे पास 4 ओवरलैपिंग लेंसेज हैं। इन्हें द 4 कोर डिसिप्लिन्स कहते हैं। क्योंकि सिर्फ एक एंगल से तो दुनिया नहीं समझी जा सकती ना। बिल्कुल नहीं। हमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स,
इन चारों पिलर्स को एक साथ देखना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले उस फिजिकल स्टेज की बात करते हैं जहां ये सब कुछ हो रहा है, यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स ड्रॉ करना तो नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं, ये हमारी अर्थ, उसके क्लाइमेट, वेदर पैटर्न्स और फॉरेस्ट की डीप स्टडी है। एक बहुत सिंपल सा सवाल अगर हम देखें, दुनिया के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में इतनी डेंस पॉपुलेशंस क्यों मिलती हैं, जबकि बाकी जगह बिल्कुल खाली हैं? वही तो, ज्योग्राफी समझकर ही हम बता सकते हैं कि रिवर्स और फर्टाइल लैंड कैसे ह्यूमन सेटलमेंट को हिस्टोरिकली अट्रैक्ट करते आए हैं। और इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और भी ज्यादा क्रिटिकल है आजकल। आज तो ज्योग्राफी सीधा सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल से जुड़ी है। सही बात है, ये डिसिप्लिन हमें सिखाता है कि अलग-अलग लैंडफॉर्म्स में किस तरह की फार्मिंग पॉसिबल है। ये हमें फ्लड्स या एक्सट्रीम पोल्यूशन के आने से पहले वार्न कर देता है। मॉडर्न टाइम में तो हम एडवांस सैटेलाइट इमेजेस का यूज करके नेचुरल डिजास्टर्स प्रिडिक्ट करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। सस्टेनेबिलिटी का पूरा फाउंडेशन इसी पर टिका है। स्टेज सेट होने के बाद अब आते हैं टाइमलाइन पर, यानी हिस्ट्री। अक्सर लगता है कि हिस्ट्री बस डेट्स और पुरानी वॉर्स को प्रॉपर्ली सीक्वेंस में याद करने का बोरिंग प्रोसेस है। लेकिन ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। हिस्ट्री एसेंशियली एक डॉक्यूमेंट्री की तरह है जो दिखाती है कि सोसाइटी धीरे-धीरे कैसे चेंज हुई। आज के बड़े इंस्टीट्यूशंस कैसे डेवलप हुए। हाँ, ये सिर्फ इवेंट्स का रिकॉर्ड नहीं, ये ह्यूमन प्रोग्रेस का प्रॉपर एनालिसिस है। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। हिस्ट्री का डायरेक्ट इम्पैक्ट आज की लाइफ पर पड़ता है। हमारी कंट्री की फ्रीडम स्ट्रगल ने हमें पेपर पर नहीं, प्रैक्टिकली इक्वालिटी की वैल्यू सिखाई। उन्हीं हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ने हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन शेप किया है। एग्जैक्टली। हम अपने पास्ट की मिस्टेक्स और स्ट्रगल से सीखकर ही एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर पाते हैं। और उस फ्यूचर को एक्चुअली मैनेज करने के लिए कुछ सॉलिड रूल्स चाहिए होते हैं। यहाँ तीसरा लेंस आता है, जो है पॉलिटिकल साइंस। क्योंकि कोई भी सोसाइटी चेओटिकली तो नहीं चल सकती। बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है कि सोसाइटीज ऑफिशियली कैसे गवर्नड होती हैं, एक सच्ची डेमोक्रेसी डीपली कैसे फंक्शन करती है, और सिटीजन लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक गवर्नमेंट्स कैसे डिसीजंस लेती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, रूल्स की जरूरत ही क्यों है? रूल्स तो हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना। यहाँ इक्वालिटी और फेयर प्ले का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इक्वालिटी बिफोर लॉ मेंटेन हो सके। हाँ, वरना अगर स्ट्रिक्ट कानून ना हो तो पावर हमेशा स्ट्रांग लोगों के हाथ में चली जाएगी। राइट। रूल्स इंश्योर करते हैं कि अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को सोसाइटी में प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले, ताकि हम एक कंप्लीटली जस्ट सोसाइटी डेवलप कर सकें। और आखिरी चौथा लेंस है इकोनॉमिक्स। इसका मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इंसान की नीड्स और डिजायर्स अनलिमिटेड हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए दुनिया के पास रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड है। वही तो, इकोनॉमिक्स एसेंशियली इसी गैप को स्टडी करता है। ये समझाता है कि वर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्राइसेस कैसे ऊपर नीचे होते हैं। जब हम नोटिस करते हैं कि रिच और पुअर के बीच वेल्थ गैप बढ़ रहा है, तो इकोनॉमिक्स उसके पीछे का मशीनरी समझाता है, ताकि प्रॉपर्ली पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके। अब यहाँ एक माइंड बेंडिंग रियलाइजेशन आता है। ये चारों सब्जेक्ट्स स्कूल टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये सब एक इंटरकनेक्टेड वेब है, एक कनेक्टेड जाल। बिल्कुल। अगर हमारी स्ट्रीट पर पानी भरने की एक लोकल प्रॉब्लम आती है, तो उसे फिक्स करने के लिए एक रियलिस्टिक सोल्यूशन तभी बनेगा जब इन चारों डिसिप्लिन्स की डीप अंडरस्टैंडिंग हो। इस वेब को और क्लियरली देखने के लिए हमें थोड़ा जूम इन करना होगा सोसाइटी पर। एक बड़ी सोसाइटी में मल्टीपल अलग-अलग ग्रुप्स, बिलीव्स और लाइफस्टाइल्स वाले लोग एक साथ रहते हैं। और हार्मनी तभी आती है जब हम डीपली समझते हैं कि लोग अलग क्यों हैं और उनके डिफरेंसेस उन्हें गलत नहीं बनाते। ये डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली डिस्क्रिमिनेशन जैसे ईवल से लड़ना सिखाता है और दिखाता है कि डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करके ही एक सेफ स्पेस क्रिएट होता है। और हम सिर्फ आपस में कनेक्टेड नहीं है, हम कंप्लीटली अपने एनवायरनमेंट से भी कनेक्टेड है। ह्यूमन सर्वाइवल 100% नेचर पर डिपेंडेंट है। लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ के चक्कर में हम अक्सर उस कनेक्शन को इग्नोर कर देते हैं। वही तो गलती है। हमारे करंट एक्शंस का फ्यूचर जनरेशन्स पर एक मैसिव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। इसलिए सस्टेनेबिलिटी का रूल अप्लाई करना जरूरी है। नेचर से उतना ही लो जितना वो वापस जनरेट कर सके। उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इकोनॉमी की बात करें, लोग अक्सर सोचते हैं इकोनॉमी मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट या देश की जीडीपी। लेकिन नहीं, ये हमारी डेली चॉइसेस हैं। हम क्या अर्न करते हैं,
डेली बेसिस पर क्या स्पेंड करते हैं और फ्यूचर के लिए क्या सेव करते हैं। और सबसे मेन बात, ट्रू डेवलपमेंट सिर्फ फ्लाईओवर्स बनाना नहीं है। डेवलपमेंट का ट्रू मार्कर है सोसाइटी में फेयरनेस, इक्वालिटी एजुकेशन और बेसिक ह्यूमन डिग्निटी का होना। और इन सब गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का टूल है गवर्नेंस। गवर्नेंस सिर्फ पार्लियामेंट बिल्डिंग्स में नहीं चलती। ये डायरेक्टली हमारी डेली लाइफ को शेप करती है। हमारे आसपास के पब्लिक स्कूल्स, बेसिक हॉस्पिटल्स और कानून के स्ट्रक्चर के थ्रू। गुड गवर्नेंस का एक ही ट्रू मोटिव होता है और वो है एंड लाइन पर खड़े हुए इंसान तक पब्लिक रिसोर्सेज को स्मूथली डिलीवर करना। अब इन सब इंटरकनेक्शंस को एक पावरफुल रियल लाइफ केस स्टडी से समझते हैं। वो फ्लड वाला एग्जाम्पल वापस लाते हैं जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। हाँ, अगर एक शहर में बाढ़ आती है तो ज्योग्राफी एक्सप्लेन करेगी कि ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक क्यों हुआ और रेनफॉल इतनी इंटेंस क्यों थी। और इकोनॉमिक्स एस्टिमेट करेगी कि रीबिल्डिंग में कितना फाइनेंशियल कॉस्ट आएगा। और पॉलिटिकल साइंस के थ्रू डिजास्टर रिलीफ पॉलिसीज और फंड्स आएंगे। जब ये तीनों सिस्टम कंटिन्यूअसली एक साथ इंटरैक्ट करते हैं तब जाकर एक सक्सेसफुल सॉल्यूशन निकलता है। ये आपस का लिंक सच में बहुत फैसिनेटिंग है। लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में जब अलग-अलग लोगों के इंटरेस्ट्स टकराते हैं तो हम सही और गलत का फैसला कैसे करते हैं? उसके लिए हमें एक मॉरल कंपस चाहिए होता है, हमारे गाइडिंग वैल्यूज। हम एक मॉडर्न डेमोक्रेसी हैं, तो हमारी गाइडिंग वैल्यूज सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ होती हैं, जैसे जस्टिस, लिबर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वालिटी। यही वैल्यूज डिसाइड करती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को एथिकली कैसे रिजॉल्व किया जाए। और ये एथिकल रेजोल्यूशन इसलिए इतना क्रिटिकल है क्योंकि हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी का स्केल बहुत बड़ा है। हम एक एक्सट्रीमली डाइवर्स लोग हैं ना। हाँ, हमारी अलग-अलग रिलीजन, फूड हैबिट्स, मदर टंग्स और डीपली रूटेड संस्कृति है। इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का सबसे बड़ा रोल ये है कि हमें सुपरफिशियली लोगों को जज करने और स्टीरियोटाइप्स बनाने से बचना होगा। प्रेजुडिसेस को तोड़कर ही सच्ची टुगेदरनेस बनाई जा सकती है। और जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो कुछ एक्चुअल डेटा देखें। अरे हाँ, ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग नंबर्स है। पता है, इंडिया में ऑफिशियली 121 मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। वाओ। और माइक्रो लेवल पर देखें तो 1369 मदर टंग्स फॉर्मली एग्जिस्ट करती है। राइट। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने 8th स्केड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है। ये क्लियरली प्रूव करता है कि हम एक सिंगल आइडेंटिटी बॉक्स में फिट नहीं हो सकते। जब सोसाइटी इतनी वाइल्डली डाइवर्स हो तो वहां इंक्लूसिविटी ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा प्रायोरिटी बन जाता है। इंक्लूसिविटी का बेसिकली मतलब है सोसाइटी के हर दरवाजे को सबके लिए खुला रखना। चाहे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हों, माइनॉरिटीज हों या दिव्यांग चिल्ड्रन हों, सबको पॉलिसी मेकिंग और पब्लिक लाइफ में इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना ही चाहिए। किसी एक ग्रुप को साइड करके पूरी सोसाइटी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और ये फेयरनेस सिर्फ आज प्रेजेंट में रहने वालों के लिए नहीं है। सस्टेनेबिलिटी आकर हमें रिमाइंड करती है कि हमें करंट ह्यूमन नीड्स और नेचर की प्रोटेक्शन के बीच एक केयरफुल बैलेंस बनाना होगा। अगर हम आज सारा फॉरेस्ट क्लियर कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशंस के सर्वाइवल के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। पोल्यूशन चेक में रखना एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ एक बहुत ही न्यूआंस्ड डिबेट सामने आती है, इक्वालिटी और इक्विटी के बीच का डिफरेंस। सुनने में दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन इनका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। इक्वालिटी का मतलब है सबको एक जैसा टूल देना। पर देखिए, हर सोसाइटी में सब लोग सेम पोजीशन से रेस स्टार्ट नहीं करते ना। कुछ लोग फाइनेंशियली या सोशली डिसएडवांटेज्ड होते हैं। उन्हें इक्वल बनाने के लिए जो स्पेशल टारगेटेड एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है, उस मैकेनिज्म को हम इक्विटी कहते हैं। इस इक्विटी को अगर हम एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पर अप्लाई होते हुए देखें तो स्कूल्स का एग्जाम्पल बेस्ट है। मिड डे मील सिर्फ इसीलिए नहीं होते कि बच्चों को न्यूट्रिशन मिले, बल्कि ये उन्हें स्कूल आने का एक बहुत बड़ा इंसेंटिव देते हैं। लो इनकम फैमिलीज को जब फ्री टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं तो फाइनेंशियल बैरियर प्रैक्टिकली टूट जाता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हिस्टोरिक इनजस्टिस को लीगली ठीक करने के लिए एजुकेशन और जॉब्स में आरक्षण का सिस्टम। ये सब प्रैक्टिकल टूल्स हैं इनइक्वालिटी को डिस्ट्रॉय करने के। और ये सॉल्यूशंस कहीं बाहर से कॉपी पेस्ट नहीं किए गए हैं। ये दी इंडियन पर्सपेक्टिव का कोर हिस्सा है। हर देश की ज्योग्राफी, उनकी हिस्ट्री और उनके ट्रॉमा कंप्लीटली अलग होते हैं। इसलिए इंडिया के डेवलपमेंटल चैलेंजेस यूनिकली इंडियन हैं और उन्हें सॉल्व करने का हमारा डेमोक्रेटिक अप्रोच भी कल्चरली हमारी रूट रियलिटी से ही डिजाइन हुआ है। इस यूनिकली इंडियन अप्रोच का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडियन सेक्युलरिज्म।
वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म का मतलब अक्सर स्टेट और रिलीजन का स्ट्रिक्ट टोटल सेपरेशन होता है। लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमारा स्टेट रिलीजन से नाता नहीं तोड़ता, बल्कि स्टेट सारे रिलीजन्स को फेयरली और कंप्लीटली इक्वली रिस्पेक्ट करता है। किसी एक रिलीजन को प्रमोट किए बिना सबकी रिलीजियस फ्रीडम्स प्रोटेक्ट करना, ये मॉडल अपने आप में रेयर है। और इस मैसिव डेमोक्रेटिक मशीनरी को इफेक्टिवली चलाने का अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन मैनुअल एक ही है, द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ लॉयर्स के लिए लिखी गई बुक नहीं है, ये एक्चुअली हर सिंगल सिटीजन की डेली लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। ये बेसिकली पावर को लिमिट करता है और सोसाइटी में डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करने का सुप्रीम लीगल फाउंडेशन देता है। तो यहाँ आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने इंस्टीट्यूशन समझ लिए, हिस्ट्री समझ ली और वैल्यूज समझ लिए, अब हमें करना क्या है? एज एन अवेयर इंडिविजुअल सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर चल रही रूमर्स पर ब्लाइंडली बिलीव करना बंद करना होगा। हमें एविडेंस डिमांड करना चाहिए, लॉजिक यूज करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। उस लॉजिकल अप्रोच के साथ हमें अपने पास्ट और प्रेजेंट को फॉर्मली लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न इंडिया के किसी भी इकोनॉमिक या सोशल इशू को समझने के लिए द पास्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। कॉलोनियल रूल ने हमारी लोकल इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी को परमानेंटली चेंज कर दिया। उस वक्त के एक्सप्लॉयटेशन ने ही उस फ्रीडम स्ट्रगल को आग दी जिसने डायरेक्टली आज के हमारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक राइट्स शेप किए हैं। लेकिन इस डेमोक्रेसी का फायदा तभी है जब डिसीजन मेकिंग सिर्फ नेशनल लेवल तक लिमिट ना रहे। ट्रू पावर लोकल गवर्नेंस में आती है। एक हेल्दी रिपब्लिक सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने से नहीं बनता। ये पंचायती राज और लोकल बॉडीज के थ्रू एवरीडे सिविक पार्टिसिपेशन से बनता है। जब एक कम्युनिटी खुद एक साथ मिलकर अपने वाटर सप्लाई या सैनिटेशन इश्यूज को लोकली सॉल्व करती है, वो ट्रू डेमोक्रेसी है। और उस रूरल और अर्बन गवर्नेंस में सबसे बड़ी चैलेंज आती है लाइवलीहुड्स की। ग्राउंड लेवल पर एनवायरनमेंट सिर्फ ग्रीन पार्क्स और टाइगर्स के बारे में नहीं है। इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन के लिए नेचर और उनकी लाइवलीहुड्स डायरेक्टली इंटरट्वाइंड है। मॉनसून्स स्लाइटली वीक होने का सीधा असर एग्रीकल्चरल यील्ड पर पड़ता है, जिससे इमीडिएटली मिलियंस लोगों की डेली इनकम क्रिटिकली अफेक्टेड होती है। इसका मतलब एनवायरमेंटल पॉलिसी प्रैक्टिकली इकोनॉमिक पॉलिसी ही है। और यही हमारा अल्टीमेट एंड गोल होना चाहिए, अ ट्रू एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चाहे कोई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आए या आईटी सेक्टर बूम करे, ऐसे ग्रोथ का क्या फायदा जो आधी पॉपुलेशन को डीपली पीछे छोड़ दे। डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जहां अर्बन सेंटर्स और रूरल विलेजेस दोनों के पास इक्वल फैसिलिटीज और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों विद टोटल इक्विटी। तो चलिए सब कुछ एक जगह सिंथेसाइज करते हैं। आज हमने देखा कि सोशल साइंस किसी भी तरह से सिर्फ डेड फैक्ट्स को रटने का प्रोसेस नहीं है। ये हिस्ट्री के एक्सपीरियंसेस, ज्योग्राफिक रियलिटीज, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज को कंबाइन करके हमें एक हाईली एनालिटिकल और प्रैक्टिकली रिस्पॉन्सिबल प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती हैं। और यही सबसे बड़ी रियलिटी है। सोशल साइंस सिर्फ एक एकेडमिक रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फंडामेंटली इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया को इफेक्टिवली बदलने का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट है। तो सोचिए, अगर आपके आसपास के सभी सिस्टम्स, मार्केट, लॉज, एनवायरनमेंट एक दूसरे से इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़े हुए हैं, तो आज सोसाइटी में लिया गया एक छोटा सा पर्सनल डिसीजन कल जाकर ग्लोबली किस चेन रिएक्शन का हिस्सा बनेगा। चीजें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं हैं। रिसर्च करते रहिए, हर इन्फॉर्मेशन के पीछे का मैकेनिज्म पूछते रहिए और दुनिया को प्रॉपर्ली एक नए और शार्प नजरिए से देखते रहिए। अगले डीप डाइव में ऐसी ही एक और रियल वर्ल्ड मिस्ट्री के साथ जरूर मिलेंगे।